बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक तरफ तालीमी इदारे अगर उनकी बात करें तो तालीमी इदारों के दरवाज़े बंद हो रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और दूसरी तरफ जो मुल्क के दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। मकसद यही है कि एक बड़ी तादाद जो है वो स्टूडेंट्स की बैरून मुल्क जा रही है स्टडी हासिल करने के लिए, और ज़ाहिर जब स्टडी हासिल करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं तो रोज़गार भी बीच में ही उन्होंने कमाना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात करें साल 2024 और 25 के हवाले से, मुल्क की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों में ख़तरनाक हद तक 13% कमी वाक़या हुई है। सिर्फ 194 लाख तलबा इस वक्त मुल्क की 269 यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, और माहरीन ने खबरदार किया है कि आला तलीम की माली मामलत फौरी और संजीदा असलाहत ना की गई तो ये जवाल का सफ़र तेज़ हो सकता है। इस वक्त अगर बात करें तो दूसरी तरफ 2025 के सिर्फ पहले 3 माह के अंदर तकरीबन 1,72,144 के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक के में गए और वहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स और मुतअद्दिद कैटेगरीज़ हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क चले गए हैं रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आला तलीम हासिल करने के लिए स्टूडेंटों में ये कमी क्यों वाक़या पेश आई कि ख़तरनाक हद तक इसमें कमी क्यों हुई? क्या लोग मायूस हो चुके हैं कि आला डिग्री हासिल करने की बजाय वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं? तो ऐसी सूरत हाल में मेरे साथ मौजूद हैं आज काशिफ मिर्ज़ा साहब, माहिर तालीम हैं, उनसे बात करेंगे। और जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल एडवाइज़र हैं। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। थैंक यू। सबसे पहले काशिफ मिर्ज़ा साहब की तरफ चलते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि इस वक्त ये सूरत हाल जो सामने आई है, एक इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि पहले 3 माह में एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो 1,72,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो लोग बाहर नौजवान जा चुके हैं, और दूसरी जानब अगर बात करें तो यूनिवर्सिटियों के अंदर 13% कमी वाक़या हुई है, लोग एडमिशन नहीं ले रहे। क्या ये इसको क्या समझते हैं आप? देखिए जी, इसमें जो आपने 2 बातों की तरफ निशानदी की और दोनों ही बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक तो पाकिस्तान का जो इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं वो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। एक तरफ तो इसका मुस्बत पहलू भी है और दूसरी तरफ इसका मनफी पहलू है। मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान के जो HR है उसकी जो वैल्यू है और डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो उसकी एडजस्टमेंट और जॉब प्लेसमेंट के हवाले से वो काफ़ी बेहतर हो रही है। अगर हम इसको इस एंगल से लें तो ये तो खुश आइंद। लेकिन ऑन द अदर साइड हम ये देखते हैं, ये हमारा वो जहन है जिसको पाकिस्तान को भी इस वक्त अशद ज़रूरत है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है और वो लोग जिनको पाकिस्तान की इस 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी के अंदर पहले ही बहुत किल्लत है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की भी कमी है, IT स्पेशलिस्ट की कमी है। हमारे पास इस वक्त बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पे AI और टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको बहुत ज़रूरत है कि मैक्सिमम आपके पास IT एक्सपर्ट्स हों। इवन कि हम अपने हमसाया ममालिक में देख रहे हैं, चाइना में और इंडिया में तो IT हब्स बने हुए हैं, शहर उन्होंने बनाए हैं, और उनका नतीजा ये है कि इंडिया अकेला जो है $200 बिलियन से ज़्यादा की वो मार्केट रखता है, जबकि IT में हमारी जो है मार्केट वो बमुश्किल 2 बिलियन तक भी नहीं पहुंची, जबकि चाइना ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर रहा। हमें इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो UN के एनालिसिस और डाटा के मुताबिक 50 साल पीछे है। अब आप 50 साल पीछे जो एजुकेशन सिस्टम लेके चल रहे हैं वो कैसे डिलीवर करेगा? यही वजह है कि स्कूल एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड नहीं है, और स्कूल जब आप पहुंचते यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो आगे वो इंडस्ट्री से बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। आपका जो बच्चा पढ़ के मार्केट में आता है तो एकेडमिया इंडस्ट्री का लिंकेज ना होने की बुनियाद पे जो इंडस्ट्री है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी आपने स्टैट्स को शेयर किए हैं, जबकि कि रिपोर्ट के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी से फारूल तहसील स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उसके अंदर बेरोजगारी 22% तक बढ़ चुकी है, और हमारी गुर्बत जो है जो 40% से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे है। ये वो बड़ी रीजंस हैं जो कि आपके दूसरा जो अलार्मिंग क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज 2-2, 3-3 मरतबा एडवर्टाइज करने के बावजूद भी अपनी मतलूबा जो सीट्स अवेलेबल हैं वो फिल नहीं कर पा रही।
उसकी बुनियादी तौर पे अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर लगभग 300 के करीब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और जो हाई फी है उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है आउटडेटेड आपका करिकुलम है, और वो मैच नहीं करता है इंडस्ट्री के साथ, और मिसमैच है जॉब मार्केट नीड के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, जिसकी वजह से वो उसमें मजीद इजाफा स्टूडेंट समझते हैं। और एक बच्चा जो है वो 4 साल का BS करता है या उसके बाद MS करता है, MPhil और PhD, तो उसके बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिली तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करता है एक ऐसी सर्टिफिकेशन को जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और वो घर बैठ के भी वो तालीम दे के उस यूनिवर्सिटी डिग्री से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, और फिर वो जब जॉब मार्केट में जाता है तो उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो वो क्यों आपके 4 साल या 6 साल यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपने खर्च करने के बाद नाकामी का मुंह देखें। अगर इसमें मजीद देखें फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, स्कूल एजुकेशन में तो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इंतहाई पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चाहे वो काशिफ मिर्जा साहब, क्या आप समझते हैं कि बैरून मुल्क जो स्टूडेंट या दूसरे लोग जा रहे हैं, क्या वहां पर आइडियल हालात हैं कि लोग वाकई वहां पर जाकर उनको बहुत आइडियल हालात मिल जाते हैं? देखिए, बात आइडियल की नहीं है, बात उनका करियर की है। हमारे यहाँ तो करियर ही नहीं ना होता है, यहाँ तो वहाँ पे जो जाएंगे तो ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ उनका जो करियर है वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। और फिर यहाँ पे जो हालात हैं आपके पास पाकिस्तान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक आपको बड़े शहरों में कुछ हद तक दिखाई देता है, आगे तो है ही नहीं, लिहाजा तमाम लोड जो आपके बड़े शहरों में आ जाता है। फिर बदनसीबी हमारी ये है कि आप जब यहाँ से जाते हैं पढ़ के, आप मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आपको एंट्री टेस्ट के एक और आजाद से जैसे गुजरना पड़ता है, और वो आपकी बोर्ड्स की अहमियत को वैसे खत्म कर देता है। एंट्री टेस्ट पास करते हैं यूनिवर्सिटीज के अपने, फिर टेस्ट आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, और नंबर गेम का ये सारा सिस्टम है जो कि साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मोहम्मद रिजवान साहब, ये बताएं कि आप चूंकि ट्रैवलिंग का काम है, एडवाइज़र हैं आप, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट जा रहे हैं, जब आपके पास कुछ स्टूडेंट आता है या कोई नौजवान आता है जिसने डिग्री हासिल कर ली है या डिग्री करने के लिए कोई जाना चाहता है, तो क्या माइंड में क्या होता है? वो क्या सोच कर आपके पास आते हैं कि फॉरेनर कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे डॉलर दरख्तों में लगे हैं, पढ़ भी लेंगे, डिग्री भी ले लेंगे, डॉलर भी कमा लेंगे? सबसे पहले नवीद भाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मदू किया। और दूसरे नंबर पे जो भी हमारे पास जो भी कैंडिडेट आते हैं, सबसे पहले उनको लग रहा होता है कि यहाँ से हमने जाना है और हमारी लाइफ बदल गई। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे काशिफ मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है कि सबसे पहले मैं इधर वेल्डर को या प्लम्बर को हाईलाइट करूं, क्या आपके पास वो स्किल है? हमारे पाकिस्तान के अंदर स्किल ना होने के बावजूद है, तालीम ना होने के बावजूद है, और हम समझते हैं कि हम यूरोपियन कंट्री में जाके हम सेटल्ड हो जाएंगे और वेरी नेक्स्ट डे हम डॉलर्स एंड पाउंड कमाएंगे। ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा काशिफ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो क्या वहाँ पर टाइम देने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद रिवार्ड मिलता है? ऑफ कोर्स, जो डॉक्टर आपने पहली कैटेगरी लिखी है, यहाँ से मैक्सिमम जो डॉक्टर जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, लेकिन वो जो डॉक्टर जाते हैं उनको कम से कम यहाँ पर एक उनका इम्तिहान बड़ा मुश्किल सा होता है, वो भी पास करना है जी। ऐसे नहीं वो जाते? बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है डॉक्टर? सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स जो यहाँ से हमारे मैक्सिमम जाते हैं वो 99% डॉक्टर सेटल्ड हो जाते हैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर। बट इसके अलावा अगर आपने जो दूसरी कैटेगरी हमें दी है, नर्सिंग की दी है, टेक्नीशियन की दी है, वेल्डर प्लम्बर की जो दी है, हमारे यहाँ मैक्सिमम क्या हो रहा होता है कि एक फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बना लिए, मैं वेल्डर हूँ, मैंने जाना है और मैं वेरी नेक्स्ट डे पैसे कमाने लग जाऊँगा और डॉलर एंड पाउंड घर भेजूँगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे स्किल देखी जाती है। तमाम तर मेरे जो हमारे देखने वाले हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप उस स्किल के, क्या आप मुस्तहिक हैं? आप अपने आप से खड़े होकर एक सवाल करें, क्या आप मुस्तहिक हैं? अगर आप मुस्तहिक हैं, आप वो काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ब्राइट फ्यूचर है बाहर। लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब, कुछ ये भी है कि बच्चों के साथ फ्रॉड भी कर लिया जाता है, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जनाब आप वहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ट्रैवल कंपनीज़ हैं जो कि बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं, फिर वो पूरा करने के टाइम पे बारी आती है तो वो एक ही बहाना होता है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसके लिए स्किल्ड नहीं हैं। तो स्किल्ड नहीं है तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं
क्या जाने से पहले आपको नहीं पता था कि वो स्किल्ड नहीं है? वहाँ से दोबारा डॉक्यूमेंट विड्रॉल करके उसने इतना पैसा लगाया है, टाइम लगाया है, दोबारा डॉक्यूमेंट विड्रॉल करके किसी और की स्पेस बना के उसको वापस भेजा जाता है, तो उसको तो फ्यूचर तबाह हो गया इस तरह से। अच्छा, ये एक बता दें मुझे कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तकरीबन कोई 2012-13 से आपने शुरू किया, 10, 12, 13, 14 साल तो आपका एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि क्या मौजूदा दौर में ये रुझान बढ़ा है बाहर जाने का नौजवान नस्ल का, या शुरू में ही ऐसा ही था? नहीं, 99% कोविड के बाद हर बंदा चाहता है मैं बाहर जाके सेटल्ड हो जाऊँ। कोविड के बाद पोस्ट फैमिलीज़ भी उसमें है, उसमें लेबर तबका भी है, उसमें मिडिल क्लास भी है। तमाम तर हमारे पाकिस्तान में 99% फैमिलीज़ चाहती हैं, टेक्नीशियन चाहते हैं कि हम जाके पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड हो जाएं। बट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने के मौजूद हैं वो बाहर मौजूद नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर आना चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री में ज़्यादा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे? ऑफ कोर्स बहुत सारे मौके हैं आपके सामने, बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे पीपल हैं। मैं अब ऑन एयर नाम तो मेंशन नहीं बिजनेस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बिजनेस किया जा सकता है। हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि नहीं, मैंने रेडी नहीं लगानी भाई, व्हाट द हेल, बाहर जाके आपने जो ये काम करना है। कलफ कुर्ते के अंदर जो आप घूम रहे हैं यहाँ पे, बाहर क्या कर रहे होते हैं आप? बाहर फैक्ट्रीज़ के अंदर रुल रहे होते हैं। मैं पर्सनली 5 से 7 कंट्री के अंदर जाके मैंने देखा है, जो यहाँ से बंदे जा रहे होते हैं, जो हमारा लेबर तबका जा रहा होता है, वो वहाँ रुल रहा होता है, और यहाँ पे वो वापस आते हैं, वो कभी फील नहीं करवाते, इसी एम्बैरेसमेंट से कि हम किस मुंह से अपने मुल्क को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। काशिफ मिर्ज़ा साहब, ये बताएं कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इससे एहतियात कैसे करना है हमने, कैसे इकदाम किए जा सकते हैं कि हम मज़ीद जो है वो इस हायर एजुकेशन ज़वाल पजीर ना हो, और ये जो कमी वाक़या हुई है स्टूडेंट्स की दाखिला लेने की रुझान में जो कमी आई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने ह्यूमन इंडेक्सेस को इम्प्रूव करें। दुनिया के अंदर आज भी पाकिस्तान के जो SBI है, जिसको हम ह्यूमन इंडेक्सेस कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस कहते हैं, वो एक किसी भी लिहाज से तरक्की याफ्ता या इवन के तरक्की की तरफ माइल जो कंट्रीज हैं, उनमें भी हम पिछली सफ़ों में आते हैं। तो ये बड़ा वाक़या एक अलार्मिंग सिचुएशन, जब आपको अपने मुल्क के अंदर वो लाइफस्टाइल आपके ह्यूमन इंडेक्सेस के लिहाज से हम जब देखें वो डेवलपमेंट के नहीं नज़र आ रहे, तो फिर इंसान जो है वो एक अपने मुल्क को छोड़ के बाहर बेहतर माहौल और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करता है। तो आपके पास तो पहले अपनी जो 65% यूथ है, उसके लिए एक लॉन्ग रन प्रोग्राम होना चाहिए जो मिनिमम 25 से 30 साल का हो। आज पाकिस्तान में ये 4 या 5 साल वाले जो मंसूबे हैं, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई अपनी जो 65% जो यूथ का हम क्लेम करते हैं हमारा एसेट है, अगर आप इसको एसेट बनाना चाहते हैं, तो आपको HR के ऊपर और वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें ये ट्रेंड फॉरवर्ड बनने की जगह हमें ये देखना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा कि अगले 25 से 30 सालों के अंदर हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं, जिस सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमें कितने स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। हमें IT में कितने चाहिए, हमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस ट्रेड में, कम्युनिकेशन में, हमें कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत है, उसका हमें जो है पॉलिसी मेकर्स को इसको देखना चाहिए, थिंक टैंक्स को देखना चाहिए। और सेकंड उसमें यह है कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने तरक्की जो है अपनी तालीम के ऊपर, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो है इन्वेस्ट करके ना हासिल की हो। आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। बदनसीबी है कि पाकिस्तान साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त कुछ पंजाब हुकूमत की जानब से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये जो शुरू किए गए हैं इसके टीचर्स भी कुछ तवज्जो दें? आप समझते हैं कि ये जो काम किया गया ये ठीक है? देखिए जी, किसी भी हवाले से जो भी गवर्नमेंट चाहे वो फेडरल कर रही है या प्रोविंशियल को भी गवर्नमेंट कर रही है, जो स्किल्स बेस्ड काम होगा वही इस वक्त आज की ज़रूरत है। लेकिन ये अभी भी जो आपकी यूथ है 65%, यानी कि 25 करोड़ के मुल्क में अगर आपका 65% है तो लगभग 15 करोड़ के करीब आपकी यूथ है।
कितने आपने पिछले 5-10 सालों के अंदर जो है अभी तक ये मौके दिए। ये बहुत लंबा काम है। इसके करने के लिए आपको कम से कम 20 लाख नए टीचर चाहिए, आपको 2 लाख नए स्कूल चाहिए, आपको कम से कम इस वक्त 25,000 नए कॉलेजेस चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर जाके ये आप मीटअप करेंगे। और फिर दूसरी बात ये, आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसका ट्रस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये रिसेंट जो एक रैंकिंग आई है, पाकिस्तान की पहली 400 जो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं है। और जो पहली एक यूनिवर्सिटी है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, जो कि वो भी 400 की लाइन के बाद है। तो ये स्टैंडर्ड तो आपके अगर आज है, तो जब तक आप बजट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप जो करिकुलम को दौरे हाजिर से मैच नहीं करेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेंगे, ये डिग्रीज वाले जो कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें, आपको स्किल्स की ज़रूरत है। और अगर एक बच्चा जो है नॉलेज उसके नहीं रखता, स्किल नहीं रखता, तो वो उसके लिए जो है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। तो ज़रूरी है पहले तो करिकुलम रिफॉर्म्स करें और उसकी लैंग्वेज करें मार्केट नीड के मुताबिक। और दूसरा काम एनहांस करें अपने रिसर्च और इनोवेशन को। जितना आपका R&D मजबूत होगा, उतना ही आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नहीं, लेकिन मिर्जा साहब हमारे पास जो स्किल रखने वाले नौजवान हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, उनको स्किल की डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, तो फिर क्या करे स्टूडेंट? देखिए, मैं जो ही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने आज तक जो एजुकेशन का सिस्टम बनाया है वो आपका स्कूल यूनिवर्सिटी से मैच नहीं करता, कोई लिंक ही नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज है जो आगे इंडस्ट्री के साथ तो उसकी लिंकेज की बात करते हैं, तो जामिया इंडस्ट्री का कोई लिंकेज नहीं। पहले तो आपको ये लिंकेज डेवलप करना पड़ेगा। हमें कितने IT स्पेशलिस्ट चाहिए, डॉक्टर कितने चाहिए, इंजीनियर कितने चाहिए, उसके लिहाज से आप जो है अपने अदारों को उस लाइन के ऊपर डेवलप करें। हमें आज ये देखना है कि दुनिया को कितनी जरूरत है। अगले 5 सालों में आपको लगभग 8 से 10 करोड़ IT स्पेशलिस्ट चाहिए, तो वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ एक पॉपुलेशन का मुल्क है, जिनमें लगभग 15 करोड़ यूथ की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे पास कम से कम इतनी होनी चाहिए पोजीशन कि हम 50 लाख से ज़्यादा IT स्पेशलिस्ट आज से तैयार करें। इंडिया ने, चाइना ने वो मार्केट कवर की है। पाकिस्तान आज से 2 से 3 साल पहले तीसरे नंबर पे था, जो कि जो जिसके सर्विसेज की मद में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सर्विसेज से कमाते थे। आज हम 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने जो यूथ के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को हट नहीं किया। आज भी हमारा ज़्यादा काम मिडल ईस्ट की तरफ जाता है, जबकि बहुत बड़ी मार्केट आपकी यूरोप है, US है, UK है। लेकिन वहाँ पे आपकी जो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत एडवांस लेवल की जो स्किल चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज डिग्रीज तो बांट रही हैं, लेकिन वो डिग्री एक उसी तरह से कागज का टुकड़ा साबित हो रहा है जिस तरह से कोई भी एक जो है ऑनलाइन पे वो फैसिलिटी ले लेता है। आपको तो बच्चों को जो यहाँ पे राइटली आइडेंटिफाई किया, अदारों के अंदर भी जो स्किल इम्पार्ट की जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी सिर्फ जो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की हद तक दे रहे हैं। हकीकत में जब वो बच्चे बाहर जाके जब वो जॉब के लिए उनको वो भिजवा भी दें, तो वो इतना पोर परफॉर्म करते हैं कि वो वापस उनको जो है वो उसकी कंप्लेंट्स आती हैं, तो फिर वो पाकिस्तानी बाकी आने वाले बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत ये है कि ना सिर्फ स्किल्स में बच्चों के लिए अपने स्टूडेंट, बल्कि स्किल्टी की डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लेके जाना है। आज का दौर नहीं है। आप AI के ज़माने में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़माने में आपको स्टूडेंट की डिजिटल लिटरेसी चाहिए, तो आपको उससे ज़्यादा टीचर की डिजिटल लिटरेसी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा साहब साथ ही रहिएगा, मिर्जा साहब साथ ही रहिएगा। जवान साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप समझते हैं कि एक स्टूडेंट अगर एडमिशन लेकर डिग्री हासिल करने के लिए किसी UK में या किसी मुल्क में चला जाता है, तो डिग्री करने के साथ साथ वहाँ पर नौकरी करके वो अपना गुजारा कर सकता है। ऐसे आइडियल हालात हैं, आप समझते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है कि ऐसे होता है। अगर पाकिस्तान से आप डिग्री हासिल करके बाहर जाना चाह रहे हैं और बाहर आप सेटल्ड हो, वो तो अभी आपने बता दिया कि डॉक्टर के अलावा नो, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ठीक है। अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं बाहर जाने का, कोई फ़ायदा नहीं है। नो, हमारे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अच्छा, जाने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम होता है कि वहाँ पर डिग्री की और वहाँ पर जो है वो फिर नेशनलिटी भी ले लेंगे। क्या इस तरह कन्वर्ट हो सकता है? होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, बट ये अगेन से वही, अगर आप स्किल्ड हैं तो ठीक है, अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो विद इन 2 ईयर के अंदर आपने वापस आ जाना है। आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अखराजात, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको सर्वाइव करने ही नहीं देंगी। तो आप क्या फिर मशवरा क्या देंगे, तजवीज़ क्या देंगे? तजवीज़ ये है कि जितने भी हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं, उनको एक गुजारिश है
सबसे पहले शीशे के आगे खुद खड़े हो जाएं, अपने आप से सवाल करें कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर आप स्किल्ड हैं आप उसके लिए अप्लाई करें, बिल्कुल जाएं, ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, रेमिटेंसेस बाहर से आती हैं, ऑफ कोर्स हमारी जो करेंसी है वो जो डिवैल्यू हो रही है उससे भी हमारा पाकिस्तान का मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा वो वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर 2 ईयर उन्होंने स्पेंड करने हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बाहर उन्होंने ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर देना है। बट आप अगर स्किल्ड हैं तो अगेन सेम क्वेश्चन, स्किल्ड हैं तो स्किल्ड के बगैर अगर आप जाएंगे आपने धक्के खा के फिर वापस आ जाना पाकिस्तान। बहुत सारे लोग कॉल्स करके हाथ जोड़ रहे होते हैं, यार खुदा का वास्ते यहाँ से निकाल दें। तो भाई जब आप जा रहे थे आपसे एक सवाल है। अच्छा, ये फिर फंस जाते हैं वहाँ पे जो आपको कहते हैं जी किसी तरीके वापस बुलाएं? जी हाँ, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका जो आपने ड्यूटी टाइमिंग है वो आर्डली करना है, आर के हिसाब से होता है, और ऊपर से स्किल्ड नहीं होते हैं 1 ईयर के अंदर। अच्छा, लेबर की क्या सूरत है? फिर लेबर वर्क कर लें वहाँ? लेबर वर्क जो मैक्सिमम है वो दुबई और सऊदी अरब का है। जो यूरोपियन ममालिक के अंदर है वो थोड़ा कम है लेबर वर्क। दुबई सऊदी अरब के अंदर लेबर वर्क ज़्यादा जा रहे हैं। दुबई में भी पाकिस्तानियों ने तो स्टडी के लिए सबसे सस्ता वीज़ा कौन सा किसी स्टूडेंट को? वीज़ा तकरीबन 2 मिलियन आपको कॉस्ट कर जाता है आराम से। 2 मिलियन? 2 मिलियन मिनिमम अगर आप देखते हैं उसकी कॉस्ट, तो 2 मिलियन आपके तमाम तरह अखराजात डाल के 6 सेमेस्टर के आपको फीसिस भी पहले एडवांस में पे करनी पड़ती हैं, तो उसमें 2 मिलियन आपको कॉस्ट पड़ जाता है। तो सबसे सस्ता आप कौन सा समझते हैं? बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यूरोप में है, यूके भी दे रहा है। तो इनको अगर स्टडी वीज़े पे कोई जाता है तो कितनी देर इनको काम करने की इजाज़त होती है? इनको 4 to 5 और बाकी छुप छुपा के ये कर रहे होते हैं। ऑफिशियली जो कानूनी तौर पर इनको कानूनी तौर पे जी हाँ 4 to 5। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्कुल जी, ये सारी सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन, एक जो है वो बड़ी तादाद अगर बात करें जो इकनॉमिक सर्वे आया साल 2024 और 25 का, तो इसमें तो एक तो ये है कि ख़तरनाक हद तक दाखिलों में कमी वाक़या पेश आई है। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रुझान अगर बात करें दाखिले लेने को, उसमें 13% कमी वाक़या हो चुकी है। तो ये सारे मामले हैं जी। इसके ऊपर अभी तक जो है वो ये अभी मैंने पूछा यहाँ पर ट्रैवल एडवाइज़र है रिजवान साहब, उन्होंने कहा जी कि ये अभी कोविड के बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाके आप सेटल भी होना चाहते हैं, जो फैमिलियाँ अपनी उनको भी लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में स्किल, अगर आपके पास डिग्री है कुछ स्किल की, तो फिर आपको वहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ तो जो है वो वहाँ पर भी बड़े हालात ख़राब है। लेकिन लोग, नौजवान नस्ल की अगर बात करें तो वो एक उनका यही है कि जनाब वो किसी कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं, और जो है यही एक सिलसिला चल रहा है। अब एजुकेशन की अगर बात करें तो इसको बेहतर करने के लिए जो है वो माहिर तालीम काशिफ मिर्ज़ा साहब से मैं पूछ भी चुका हूँ, एक मरतबा फिर सवाल कर लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, कुछ सिलेबस चेंज कर लें या कुछ और कर लें, क्या करें? कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए ना। देखें, एक तो मैं खुद भी चूंकि गवर्नर और सीएम के साथ बतौर एडवाइजर काम कर चुका हूं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम जो है ये डिलीवर करने के काबिल ही नहीं है। अगर आपने वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है, ग्लोबली आपको कम्पीट करना है, और आप चाहते हैं अपनी यूथ को उनको राइट डायरेक्शन दे और उनको एज उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ रिफॉर्म से काम नहीं बनेगा। आपको इस सिस्टम को यकसर बदलना पड़ेगा उस लेटेस्ट सिस्टम के मुताबिक, जो चाहे वो चाइना से आप लें या आप जापान से लें, चाहे आप फिनलैंड से लें, किसी भी ऐसे सक्सेस स्टोरी को आपने, यूएस का सिस्टम आपने, ये वो मुल्क है, इवन के जो यूके है उसने अपना एजुकेशन सिस्टम 2031 के मुताबिक जो है उसने पॉलिसी नई जारी कर दी है, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अब सिर्फ एडवांस एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग नहीं चल सकती। उन्होंने उसको मिक्स कर दिया है। लिहाजा जरूरत यह कि स्किल्स को डेवलप करें, स्किल्स के अदारे बनाएं, यूनिवर्सिटीज आप बनाएं स्किल्स बेस्ड, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली स्किल्स के हकीकी मानों में यूनिवर्सिटीज और अदारे ना होने के बराबर हैं। तो फिर कहाँ से तालीम हासिल करें स्टूडेंट, अगर ना होने के बराबर हैं? तो स्टूडेंट अब यही कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन एजुकेशन और बाहर की यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी हालात ये हो चुके हैं कि वो भी, आप तो प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं, ये गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वो भी उन्होंने कमाई का एक जरिया बना लिया हुआ है, और वो ये देख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से बच्चों से जो है स्टूडेंट से वो पैसे मुख्तलिफ मदाद में निकाल लें। लिहाजा वो उससे बेहतर समझते हैं कि वो इंटरनेशनल डिग्री लेने के लिए या तो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं या बाहर वो के मुल्क में ट्राई करते हैं। एक तो उनको बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, और दूसरा उनका जो है करियर वो सिक्योर होता है, और वो बाद में वहीं जो मुस्तकिल अपनी लाइफ को जो है
वो करियर की डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 अपना बजट बढ़ाएं, और बजट जो है मिनिमम 5% ऑफ GDP से कम नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग विद एजुकेशन बजट आपको मिनिमम 3 से 4% अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 150 साल तारीख का दावेदार हैं। आप उनसे जाके पूछें कि पाकिस्तान के 79 साल क़याम के बाद तुमने कितने पेटेंट रिकॉर्ड किए हैं, इन्वेंशन की है, इनोवेशन की है, कितने आपने साइंटिस्ट पैदा किए हैं। तो लेकिन आज भी हम तो कई दफ़ा दावा करते हैं कि रैंकिंग में हमारी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो बेहतर आ रही है, रैंकिंग उनकी बेहतर हो रही है। देखिए, बावजूद इसके पाकिस्तान की इस वक्त जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, पहली 400 यूनिवर्सिटी में एक भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो क्यों ना पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाए, उसका पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से एतमाद उठता जा रहा है। हमारे यहाँ बोर्ड के बाद एंट्री टेस्ट अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड अलग होते हैं, कमाई का जरिया अलग होता है। लिहाजा वो फेडअप है, वो चाहता है कि अगर उसने 25-30 लाख रुपया पाकिस्तान में रह के खर्चना है या 50 लाख खर्चना है तो क्यों ना वो पाकिस्तान से बाहर जाए, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाए। वो रशिया में जाता है, वो चाइना में जाता है, वो इस वक्त यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, वो UK US में जा रहा है, जहाँ पे उसका ना सिर्फ उसकी डिग्री की वैल्यू है बल्कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो वो पाकिस्तान में रह के इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसने बेरोजगारी देखनी है जो कि बढ़ती जा रही है, तो फिर ये उसके लिए राइट डिसीजन है कि पाकिस्तान से बाहर जाए और वो बेहतर तालीम भी हासिल करे और बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ले। वो पाकिस्तान के फिर रेमिटेंसेस में जो है वो भी सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अपने करियर और अपनी नस्ल को भी जो है बेहतर तौर पे वो सेट। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं जो फॉरेनर कंट्री में जाकर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इन हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक ऐसा बच्चा जो मेहनत करता है और वो आगे बढ़ना चाहता है और उसके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है, ना करिकुलम अच्छा है, ना स्टैंडर्डाइज आपके जो सिलेबस हैं और ना ही उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो बिल्कुल वो दुरुस्त करता है कि वो पाकिस्तान से बाहर ना सिर्फ डिग्री लेता है बल्कि बाहर अच्छी लाइफ भी गुजारता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट जो हैं इंडेक्सेस पाकिस्तान में एक्चुअल भी दुनिया के कोई पिछली सफ़ों में आते हैं, तो क्यों नहीं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसको जीने का हक हासिल है। यहाँ का ना तो एजुकेशन सिस्टम, ना जस्टिस सिस्टम और ना पॉलिटिकल सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, जबकि बाहर उसको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं और वो ग्रो करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी बाहर बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और बाहर बहुत जल्दी अपना एक मुकाम पाते हैं, जो कि बड़ा हौसला अफजा है। और बल्कि इन हालात में पाकिस्तान के अंदर रह के अगर वो किसी बेरोजगारी या किसी क्रिमिनलिटी का शिकार होता है, उससे बेहतर है कि वो अपने बिल्कुल ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटीज दुनिया में बेहतरीन जगह है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पाकिस्तानी या बच्चा जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि वो इस वक्त यूरोप की मार्केट को देख रहा है, वो IT की तरफ देख रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रहा है। तो यकीनन अगर हमारी एक यूथ आने वाले अगले 5 से 10 सालों में बेहतर जॉब पाएगी तो उसको उसका हक है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फौरी तौर पे अगर वो चाहते हैं कि 65% यूथ पे इन्वेस्ट करें, उसके लिए बजट अपना एजुकेशन का मिनिमम 5% ऑफ GDP रखें और तकरीबन 3 से 4% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रखेंगे, तो ही पाकिस्तान की मुस्तकबिल के अंदर इतनी यूथ के अंदर वो एम्पावर्ड होगी कि वो पाकिस्तान को सही सिस्टम में लेके जाए। और उसके लिए रिफॉर्म्स की नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से तरतीब देने की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, ठीक है। अच्छा रिजवान साहब ये बताइएगा कि मिर्जा साहब तो कहते हैं वो माहिर तालीम है, वो कहते हैं जी कि ऐसे हालात में तो स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को जाना ही चाहिए, उधर जाके फिर भी कुछ बेहतर कर लेंगे, इधर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान में अगर लेकिन फिर हम बात करेंगे वो स्किल पर्सनस के लिए ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑफ कोर्स स्किल पर्सन के लिए बहुत सारी। यहाँ पे आपने एक नर्सिंग मेंशन किया है, नर्सेज, जी बिल्कुल। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि नर्सेज यहाँ से जो जाती हैं उनके पास नर्सेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो एक फ़र्जी डिप्लोमा या फ़र्जी एक किसी भी हॉस्पिटल से आजकल बन जाते हैं, आपको पता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बना के वो यहाँ से चली जाती हैं। जब उनको केयर टेक करनी नहीं आती तो आप क्यों जा रही हैं? अगेन उसी स्किल्ड के ऊपर आके आप फंस जाती हैं और आप विद इन 6 मंथ आपने जो पैसा, और ये ऐसी डिग्री है कि आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। यस ऑफ कोर्स, ये एक ही हाईलाइट किया, अभी इसके अंदर आपने मुझे 5 से 6 ऑप्शन और दिए हैं, वो हाईलाइट नहीं किए। तमाम तर जो भी आप फील्ड के लिए जा रहे हैं, आप वेल स्किल्ड हैं तो आप जाएं, अदर देन फॉरेनर कंट्रीज आपके लिए नहीं है। लेकिन नर्सेज अगर प्रॉपर स्किल्ड हैं और अच्छी जगह से आपने डिग्री की है और वाकई स्किल आपको आती है तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुवैत जैसे मुल्क में बड़े लोग यहाँ से नर्सेज जा चुके हैं। एज कम्पेयर पाकिस्तान टू ग्रोइंग रेशो जो है ना,
वो फॉरनर ज़्यादा है। बाहर के मुल्क में आपने 2 ईयर के अंदर सेटल्ड हो जाना। बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद थे और माहिर तालीम काशिफ मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, नौजवान नस्ल बाहर क्यों जा रही है और जाना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई यूट्यूबर, बड़ा मरूफ यूट्यूबर है, इसको गिरफ़्तार किया गया एयरपोर्ट से। क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ऐसा मौजूद है। सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की है लाहौर रंग की जानब से। अली मिर्ज़ा साहब हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी एयरपोर्ट से जब इनको गिरफ़्तार किया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है और इल्ज़ामात क्या क्या है? मुकदमा वैसे दर्ज हो चुका है। अली मिर्ज़ा साहब बताएँ कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, किसने गिरफ़्तार किया, क्या मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब बेहद शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए। मियाँ साहब, परसों की बात है, परसों 11:51 पे मुझे एक मेरे सोर्स की कॉल आती है। मुस्कुराए क्यों हैं आप? सर, मैं मुस्कुराया इस वजह से हूँ कि इस शख्स का नाम जिसको गिरफ़्तार किया गया ना, इसने लाहौर के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के मुसलमान बच्चे जो है ना वो ख़राब किए। क्यों? मैं इस पर हंसा इस वजह से, मुझे जब कॉल आई ना तो उसके बाद मुझे एक और कॉल आई एयरपोर्ट से। वहाँ पे उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब आपको एक चीज़ बतानी है, एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मैंने वजूहात उससे पूछी कि मुझे क्यों बताना चाह रहे हैं आप, मेरे सोर्स ने ऑलरेडी मुझे बता दिया। उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बने, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा कहता है मैंने यूट्यूबर बनना है। अब ये बंदे यूट्यूबर क्यों बनना बच्चे जो हैं वो ख़राब क्यों होने, उसकी बुनियादी इसने की है ऑब्वियसली इसने, और इस जैसे कई यूट्यूबर हैं। सादुर रहमान जो है कितना खूबसूरत नाम है, अब उसे डक्की भाई किसने बनाया? पहले तो ये है कि अली मिर्ज़ा साहब अगर ये अगर मुल्ज़म है तो फिर मैं इसे डक्की भाई नहीं कहूँगा, डक्की कहूँगा सिर्फ। आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है, इसको डकी भी नहीं कहना चाहिए। डकी का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसका बताएं जरा सूरत हाल सारी। सर, सूरत हाल ये है कि रात ये मुल्क से बाहर जा रहा था, इसका ECL में नाम था। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ एजेंसियां जो हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी कि इसके हिसाब किताब क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरह ये ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा है, और किस तरह इसके पास कौन लोग हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जहाँ से इसके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं। बड़े तरीके से इसका नाम ECL में एजेंसियों ने दिलवाया। जब जैसे ही इसने मुल्क से बाहर जाना था तो एयरपोर्ट जराए ने, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मियाँ साहब एक इदारा है, और वो इदारा चंद ही महीने पहले बना है, और बाकायदा तौर पर जिस तरह परवान चढ़ रहा है, आपको याद होगा कि फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है। 74 इसमें पाकिस्तानी थे और 56 गैर मुल्की थे। तो आज ये कार्रवाई भी बहुत बड़ी की गई है डकी भाई के हवाले से। डकी भाई ने जो है कई जुए, सिर्फ भाई के साथ कह रहे हैं सर नाम है ना, लोगों को पता चले, लोगों को ये भी पता चले ये सादुर रहमान उर्फ डकी। चले, आपकी भी ये हुक्म है और ख्वाहिश है, तो डकी जो है वो किस तरह मुल्ज़िम है और हमारे बच्चों के फ्यूचर खराब कर रहा है। एग्जैक्टली मियां साहब, और जुए की अकेला तो नहीं है, फिर जुए की ऐप बिल्कुल अकेला नहीं है। जैसे और भी बड़े यूट्यूबर हैं जो बाकायदा 295C लगवा कर जो है वो इस टाइम मुल्क बदर हुए में। अच्छा मिर्जा साहब, मैंने सुना ये बहुत अमीर होते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं, इनकी हिस्ट्री जान लें, या वैसे ये ब्लैक मनी होती है उसको वाइट करते हैं, या क्या मामला? साहब, कई लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई होती है, शोहरत दी हुई होती है। कई लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, और वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनने के बाद जब लोग उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उन्हें पता अच्छा, वैसे टिकटॉक से रातों रात करोड़ों कमाने का ये बात दुरुस्त है या? मियां साहब, किसी हद तक जो है ना वो दुरुस्त है। टिकटॉक लाइव जो है, हाँ, लीगल तरीके से किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन करोड़ों कमाने से करोड़ों को आगे कन्वर्ट जिस तरह नहीं, अगर अब ये बच्चे जो अगर सुनेंगे कि रातों रात करोड़ों बन जाना है, तो वो फिर कौन सी तालीम हासिल करेंगे, कौन सी डिग्री हासिल करेंगे? मेरी बात सुने ना, उन बच्चों के लिए डकी जैसे बंदे जो है, सादुर रहमान डकी जो है, ये इबरत का निशान भी तो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने बनाया है। आप एक और यूट्यूबर की बात करते हो, रजब भट्ट है। रजब भट्ट के साथ क्या हो रहा है? मुल्क में आ सकता है वो, मुझे बताएं। अगर आ सकता, ठीक है, उसके वालिदैन मामला साहब 13% दाखिलों में कमी हुई है यूनिवर्सिटियों में, बच्चे दाखिले नहीं ले रहे। मियां साहब जाती है, वो फिर यही कर रहे हैं कि रातों रात करोड़ों बनाएं। देखें, वो रातों रात करोड़ों बनाएंगे तो वो फंसेंगे। नहीं, वैसे ये एक्चुअल बात है रातों रात करोड़ों वाली। सर नहीं, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिस मसले में फंसा है ना, वो एक जुए की ऐप की प्रमोशन कर रहा था, उसका पीका एक लगा, पतलू शतलू, इस तरह के बड़े नाम है। कैसे नाम है? और अब ये नाम है इस तरह के होते थे। हम लोग तो साइंसदानों के नाम पढ़ पढ़ के जो है वो, हमारी कोशिश थी कि हम मैट्रिक साइंस में करें, बायोलॉजी में आज तक हमें चीजें याद है, हमें तो अब नहीं, पतलू मोटू ये सारे क्या है सारे? सर
ये सारे रंगबाज हैं, ये सारे रंगबाजी करके ना ये पैसे बनाते हैं और ये सारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। इस टाइम पैसे बनाएं, मैंने आपको पहले बताया कि शोहरत इन्हें अल्लाह ताला ने दी है, इज्जत बिल्कुल नहीं दी। डक्की के ऊपर असल इल्जाम अब क्या है? डक्की के ऊपर बेसिकली पहला पहुंची इल्जाम है, इसने एक ऐप की प्रमोशन की थी, वो जुए की ऐप है, वो बाकायदा तौर पर गैम्बलिंग हमारे यहाँ हराम है, 294 भी इस पे जो है वो बाकायदा तौर पर लगते लगते जो है वो बची है। दूसरी बात, डक्की जो है उसका आपने देखा अदालत में जब 2 दिन का रिमांड हुआ, वकीलों के साथ जा रहा था तो किस तरह वो शटअप कॉल्स जो है वो वीडियोस पे दे रहा था। दीदा मतलब सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया और किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से डीजी जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वकारुद्दीन सहीद जो है उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि किसी किस्म की भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आप फेसबुक पे जरा सा भी किसी को हिट करते हैं, कमेंट करते हैं, टॉन्ट करते हैं तो उस शहरी के पास ये हक है। मैं इस चैनल की तवस्सुल से, इस प्रोग्राम की तवस्सुल से जो है ये आपको बाकायदा तौर पर पैगाम भी दे दूं कि खुदारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर 2 दिन का रिमांड मिला है, ये ना हो कि 2 दिन बाद वो जमानत करा के फिर डक्की साहब बाहर आ जाए। मियां साहब होना तो यही है, मुचल के भरे जाने हैं मामला। तो ये देखें पुलिस ने तो अपना काम किया मियां साहब, अगर उसने इस तरह की बेहुदा हरकत की है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। अब ये अदालतों का काम है, अदालत में भी वो बड़े रोब हीरो बन के और बड़े बिल्कुल जिस तरह वो शटअप कॉल्स दे रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था। मुझे यकीन माने इन इदारों ने जिस तरह मेहनत करके इसको पकड़ा है ना, मुझे अफसोस हो रहा था उनकी कारकर्दगी को किस तरह मिट्टी किया गया कि जिस तरह वीडियो पे। अच्छा, जराए का ये कहना है कि जब उसको पता चला कि कार्रवाई का आगाज शुरू होने लगा है, ये एजेंसी जो है NCCIA, तो फिर उसने भागने की कोशिश की और फिर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। सर एजेंसियों के आगे कौन भाग सकता है मियां साहब, मुझे बताएं। एजेंसी बात तो दुरुस्त है, पंजाबी की मिसाल तो उधर से पकड़ के ले आएंगे। दाना डालती है और दाना में बंदा फंसता है। कबूतर को दाना जब डालती है ना हमारे। अच्छा, ये तो नहीं होगा कि डक्की मजीद फेमस हो जाएगा और बाकी जितने यूट्यूबर हैं वो भी कहेंगे कुछ नहीं होना, 2 दिन के लिए जेल है, हथकड़ी को जेवर समझकर जनाब बाहर निकलेंगे, ऐसे तो नहीं होगा? मियां साहब ये लोग हथकड़ी को ना जेवर करते हैं, लेकिन आपके हमारे और हमारे जो वतन अजीज के बच्चे हैं ना, उनको हथकड़ी का मतलब सही मायनों में उनके वालिदैन ने बताना है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वालिदैनों होश करो, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं बताना। ये अपने बच्चों को मोबाइल के ऊपर तवज्जो अगर आपने दी हुई है मोबाइल पर, तो उन पर पहरा रखना होगा। ये एक डक्की लाखों करोड़ों में से निकलता है, एक रजब भट्ट निकला है, एक पतलू निकला है। आप मत समझे मेरे प्यारे छोटे भाइयों कि आप भी इन जैसे बने, खुदारा इन जैसे ना बने। मैं इनके कोई खिलाफ नहीं हूं। मैं पहले आपको ये बात कहूंगा कि शोहरत अल्लाह ताला ने इन्हें दी हुई है, मैं जाती तौर पर भी इन लोगों से मिला हूं, लेकिन इनकी एक टके की इज्जत नहीं है, क्योंकि तकब्बुर की वजह से ये लोग जो हैं वो फंस रहे हैं। इनको अनगिनत पैसा आया, सारी जिंदगी इन लोगों ने पैसा नहीं देखा। इनकी बैकअप हिस्ट्री अगर आप निकाल कर देख लें तो किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनके नसीब का इनको पैसा दिया, इनके माँ बाप की दुआओं की वजह से या इनकी 2 नंबरियों की वजह से। मैं किसी का हमायती नहीं हूं, लेकिन खुदारा मेरे कौम के बच्चों, मेरे साथ के नौजवानों भाइयों, इन यूट्यूबर से बचें। अपने वालिदैन की तरबियत, जो वालिदैन आपको लुकमा खिला रहे हैं उस तरफ चलें। और कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया है, अंदर खाते? आपको नहीं पता मियां साहब रजब भट्ट के साथ क्या हुआ है? रजब भट्ट इस टाइम जो है वो बाहर क्या कर रहा है आपको नहीं पता? इस टाइम पतलू के खिलाफ क्या क्या मामला चल रहे हैं मैं अगर एक्सपोज कर दूंगा। देखिए, मैं बेशक एजेंसीज का जो है वो इदारों का जो है वो रिपोर्टर हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। रास्ता दिया गया, वो यहाँ से चला गया। देखिए, रजब को रास्ता दिया नहीं गया, रजब को तो बकायदा तौर पर रजब जो है वो ब्लफ करके गया। अच्छा, उसका नाम एजेंसियां, कौन बच सकता एजेंसियों से? एजेंसियों से, मेरे वतन की एजेंसियों से कोई नहीं बच सकता। आई एम प्राउड टू बी से दैट। देखिए, उस पर वो दफा लगने से पहले उस पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको बाहर ले जाने के लिए बकायदा DGFI राजा रिफत की हिदायत पर जो है वो बकायदा इंक्वायरी लगी है। जो उस ड्यूटी में शामिल थे, जब से वो बाहर गया है तो उनकी तो इंक्वायरियां ही अभी तक। गरीब बंदा पकड़ा जाए अगर इस तरह की, उसको मियां साहब अब आप ये ना कहें कि डक्की सादुर रहमान और डक्की जो है वो अब उसके खिलाफ, और इस तरह के और सारे जो है वो, एक डक्की पकड़ा गया, बाकी तो नहीं। रजब भी तो पकड़ा गया काफी दफा, एजेंसीज ने जो है वो इसे इबरत का निशान बनाया। बेशक उससे 222 पकड़ी गई है, या बेशक उसने किसी ना किसी जो है वो, मैं तो कहूंगा ये बहुत गलत है। अच्छा, ये डक्की से कैसे बच्चे मुतासर होते हैं? आप कह रहे थे कि ना बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल खराब करने की कोशिश कर रहा है। मियां साहब, हमारे बच्चे डक्की से मुतासर नहीं होते। आजकल का जो स्टफ है ना, आजकल की जो पैदावार है, आजकल के बच्चे जो है ना वो व्यू से मुतासर होते हैं। ठीक है, डक्की ने अपने बकायदा सोशल मीडिया पर जिस तरह प्लेटफॉर्म पर जो है जो हरकतें की हैं, अपने बाल काट दिए, मशीन फेर दिया, ये चीजें मैंने तो देखी हैं। वो देखकर जो है वो बंदे को खुद शर्म आती है कि कर क्या रहा है। उसने अपने व्यूज के लिए यूट्यूबर टिकटॉकर्स हैं जो फांसी फैला रही हैं,
उनके खिलाफ एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? मियाँ साहब बाकायदा एजेंसियों ने काम किया हुआ है, बाकायदा लाहौर रंग न्यूज़ पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो है इन खवातीन को बैन सिर्फ नहीं किया गया, बाकायदा इनके टिकटॉक अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद इनको इबरत का निशान बनाया गया है। ये तो मैं इन एजेंसियों का अपने वतन की शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन चीज़ों को, क्योंकि खवातीन की इज्जत पहली प्योरिटी है। मोहतरमा वजीर आला जो है मरियम नवाज साहिबा ने जिन अकाउंट से करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए जाते हैं, थोड़ी देर बाद जो डीएक्टिव हो जाते हैं, तो उसके ऊपर साइबर क्राइम क्यों नहीं एक्टिव होता, उनको क्यों नहीं पकड़ता? मियाँ साहब साइबर जिससे क्राइम, ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। हाँ, ये अब इस पे ये भी इल्ज़ाम है। आप ये डकी की बात, सादुर रहमान उर्फ डकी की बात कर रहे हैं, उस पर भी इल्ज़ाम है। रजब पे भी ये था इल्ज़ाम कि इसने जो है ये किस तरह लोगों के पैसे अपने अकाउंट्स में डलवा के, क्योंकि इसके तो बाहर के अकाउंट्स से लीगली थे, तो वहां से किस तरह वॉश करके पैसे बाहर से दूसरों को जो है वो डिलीवर्ड होते। जो रजब के साथ कई पुराने दोस्त हैं, वीडियोस निकाल के देख लें, उनके पॉडकास्ट निकाल के देख लें, आज वो रजब को किन लफ्जों में जो है वो इस्तेमाल। मेरी जाती मुलाकात रजब से है, मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं भी बड़ा मुतासिर था कि यार इस बंदे में है क्या। मेरे घर के सामने ये मुहर्रम के दिनों में दूध लेने वहां पर आया, मैंने इसका रवैया उन लोगों के साथ देखा है, खड़े हुए खुद के साथ रवैया देखा है, तो मैंने ये फैसला किया है, मेरी छोटी सोच के मुताबिक अल्लाह ने इसको शोहरत जरूर दी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने इसको इज्जत नहीं दी हुई। ये एक बड़ी अच्छी माँ का बच्चा है रजब, इसकी वालदा नमाजी परहेजी हैं, इसके वालदैन बड़े अच्छे हैं, लेकिन खुदारा इसको भी चाहिए कि अगर इसको अल्लाह ने इज्जत दी है तो ये अपने वतन अजीज के लिए काम करे। जितना पैसा अल्लाह ताला ने इसको दिया है, अल्लाह इसको रहना वसना नसीब करे, लेकिन हम लोग उसके कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ या किसी भी नेक हस्तियों के ख़िलाफ़ इस तरह जाना है तो फिर उसको तो ट्रीट करने के लिए एजेंसियाँ तो हैं, हमने तो अपने तज्ज़िये देने हैं मियाँ साहब। इसी तरह डकी की बात अगर की जाए तो डकी बाकायदा तौर पर जहाँ से निकला है, जिस जगह से निकला है, हम उसके पैसे के, अल्लाह माफ़ करे, हमें किसी का कोई मतलब पैसों के मामलात हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी शोहरत के मामलात भी नहीं है। लेकिन इस तरह के काम, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मजीद 2 दिन का रिमांड है, डंडा दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अगर साफ लफ्जों में कहें, एजेंसियों ने डंडा दिया हुआ है भाईजान। ये आपको जो मैंने बताया है ना, ये इसका जो रवैया वहां पर था ये अदालत में रिमांड के बाद, तो इस पर भी इसकी ठीक ठाक क्लास वहां पर लगाई गई है। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और कई दफात डकी पर लगाई गई हैं और आगे से इसकी तोबा भी करवाई गई है। अब तोबा का सिलसिला आपको पता है एजेंसियां कैसे करवाती हैं, वो वीडियोस तो बन गई हैं, लेकिन वो मंजर आम पर लाने के लिए जो है वो आपको पता है इजाजत भी चाहिए होती है इसके ऊपर। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, 2 दिन का रिमांड भी मिल गया। नाज़रीन, ये मामला है, इस तरह के डकी के अलावा इस तरह के और भी यूट्यूबर्स हैं, यासुफ साहब के खिलाफ कार्रवाई और एक जैसे साहब के साथ जो है वो पेश आ जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।